Hello and good morning to all of you. Have an amazing morning. And in today's video, we are going to discuss the current affairs of the December 16. Okay. So again, सबका स्वागत है. I am Prashant. So first of all, we'll see कि कौन सी important news आज हमें देखनी है. Okay. तो first news, of course, we are going to discuss that is adjournment motion. Okay. एक small topic है, basic topic है, but we need to discuss this. Okay. Then we are also going to discuss unlawful activities prevention act. Okay. तो ये दोनों भी न्यूज है that we are going to discuss in context of recent security breach in parliament. तो सिक्योरिटी ब्रीच इन पार्लियामेंट है, ये पर्टिकुलर टॉपिक हमने ऑलरेडी डे बिफोर यस्टरडे डिस्कस किया था. तो उस कॉन्टेक्स्ट में ऑफकोर्स एडजॉर्नमेंट मोशन, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ये न्यूज में है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. ओके. एक स्मॉल अपडेट बस यहाँ डिस्कस करना है. उसके बाद दैट इज इंडियाज एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड ट्रेड. ओके. ऑल ऑफ देम हैव फॉलन इन द मंथ ऑफ नवंबर. ओके. सो एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और ट्रेड डिफिसिट सब में फॉल हुआ है. तो क्यों हुआ है, ये स्मॉल बस एक अपडेट है. थोड़ा सा आपको इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए. डाइवर्सिफाइड करंट अफेयर्स आपको पता होनी चाहिए. सो विल डिस्कस दैट. देन वी आर आल्सो गोइंग टू डिस्कस वन स्मॉल न्यूज अगेन, दैट इज रिगार्डिंग द इंडिया मालदीव्स रिलेशंस. ओके. तो रिसेंटली मालदीव्स ने डिसीजन लिया है कि दे आर नॉट गोइंग टू रिन्यू आवर एग्रीमेंट रिगार्डिंग द हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग. तो क्या है एग्रीमेंट, इसका क्या कॉन्टेक्स्ट था और व्हाई Maldives would have taken this particular decision. We'll discuss this. Okay. और उसके बाद लास्ट में और एक काफी अच्छा आर्टिकल आज मुझे मिला न्यूज़पेपर में, दैट इज इंडिया ओमान रिलेशंस के बारे में. ओके. तो काफी कॉन्क्रीट पॉइंट्स, कुछ ओमान का इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस क्या है इसके रिगार्डिंग दिए गए हैं इस आर्टिकल में. ओके. अदरवाइज देयर आर मेनी आर्टिकल्स इन हिंदू, यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ वेग पॉइंट्स बीइंग रिटन. काफी सारा कुछ रिपीटेशन होता है बाकी चीज का, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया ओमान रिलेशंस के बारे में आर्टिकल जीएस2 में. और इस सबके नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज ओवर हियर. तो यू नो दैट कि रिसेंटली पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी breach had happened. Okay. There are two people who had actually gone into this MP's lobby in parliament. Okay. तो और वो स्मोक कैनिस्टर से दैट दे ब्लू अप दैट टाइम. ये हमने डिस्कस किया है पहले ही. और अब क्या हुआ कि आफ्टर दिस हैड हैपेंड, there has been a huge row in the parliament. Okay. और अपोजिशन एमपीज डिमांड कर रहे हैं कि हमारे जो होम मिनिस्टर है ही शुड रिजाइन. ओके. दे आर डिमांडिंग अदर थिंग्स आल्सो लाइक दैट. और उसी में अपोजिशन, आपको पता है कि कुछ अपोजिशन एमपीज को सस्पेंड भी किया गया था. ओके. फाइन. एंड उसी सारे न्यूज में एक डिमांड हो रही है अपोजिशन की तरफ से कि एडजॉर्नमेंट मोशन जो है ये एडमिट की जाए. हाउएवर जो लोकसभा स्पीकर है एडजॉर्नमेंट मोशन को यहाँ एडमिट नहीं कर रहे हैं. एडजॉर्नमेंट मोशन मतलब क्या होता है ये हमें देखना है. तो बेसिकली अपोजिशन एमपीज को ये जो पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है ना, इस इश्यू को डिस्कस करना है. ओके. और इसके रिगार्डिंग दे आर ट्राइंग टू सबमिट दिस एडजॉर्नमेंट मोशन. लेकिन लोकसभा स्पीकर इज रिजेक्टिंग दैट. तो ये एडजॉर्नमेंट मोशन का ये बेसिक पार्ट जो है हमें पढ़ना है, क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है. ओके. और इसी कॉन्टेक्स्ट में नेक्स्ट न्यूज जो है, मैं कह रहा हूं कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये इसी कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ने वाले हैं. क्यों? क्योंकि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंडर ये जो जिन्होंने पार्लियामेंट में वी कैन से एक सॉर्ट ऑफ अटैक किया था, ओके, उसके अंडर उसको बुक किया गया है. उनपे अब जो भी आप कह सकते हो उनको पेनलाइज किया जाएगा या केस चलेगी, वो अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट के अंडर होगी. तो इसको भी आपको पेज 8 पे दिखेगा हिंदू की, दिस हैज बीन मेंशन्ड. Okay, so we are going to discuss what is unlawful activities prevention act also. फाइन. तो ये दोनों भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस यहाँ काफी इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एडजॉर्नमेंट मोशन? ओके. सी, लोकसभा जो होता है इसका व्हाट विल बी द शेड्यूल ऑफ द 1 वीक या आगे कुछ दिनों का, ये ऑलरेडी डिसाइड होता है उनका शेड्यूल. ओके. कौन से चीजें डिस्कस होगी, क्या क्या होगा, दिस शेड्यूल इज दिस थिंग. ओके. लेकिन कोई ऐसा अर्जेंट पब्लिक मैटर होता है, कुछ इंपॉर्टेंट मैटर होता है, तो उसको फिर से डिस्कस करने के लिए फिर ऐसी मोशन जो है इंट्रोड्यूस की जाती है. ओके. जो स्केड्यूल में नहीं है लेकिन डिस्कस करना होगा, तो उसके लिए मल्टीपल मोशंस ऐसे होती है. कॉलिंग अटेंशन मोशन होता है. ओके. एक फिर एडजॉर्नमेंट मोशन होता है. सो एडजॉर्नमेंट मोशन बेसिकली क्या होता है, इट इज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हाउस, ओके, टू द डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस. कोई डेफिनेट मैटर है अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का, जो हाउस के शेड्यूल में नहीं है, लेकिन अब एमपीज को लगता है कि दिस शुड बी टेकन इन द हाउस फॉर डिस्कशन, तो फिर ये एडजॉर्नमेंट मोशन जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है. तो एडजॉर्नमेंट मोशन इंट्रोड्यूस करने के लिए एटलीस्ट 50 एमपीज का सपोर्ट होना चाहिए.
ओके, और फिर उसके बाद जो लोकसभा के स्पीकर है ये डिसाइड करते हैं कि इसको फिर आगे एडमिट करना है नहीं करना। ओके, तो ये काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस माना जाता है पार्लियामेंट का। राज्यसभा जो है इट इज नॉट परमिटेड टू मेक दिस डिवाइस यूज ऑफ दिस डिवाइस। व्हाई? बिकॉज एडजॉर्नमेंट मोशन इज सॉर्ट ऑफ कंसिडर इज एसोसिएटेड विद द सेंशरिंग द गवर्नमेंट। ओके, तो सेंशरिंग द गवर्नमेंट का अधिकार है लोकसभा के पास, तो राज्यसभा जो है इसको परमिट नहीं किया जाता है ये डिवाइस, मतलब एडजॉर्नमेंट मोशन इंट्रोड्यूस करने के लिए, इसको याद रखना। ओके, और फिर वंस लेट्स से इफ इट इज एडमिटेड दिस मोशन, देन डिस्कशन शुड नॉट लास्ट फॉर लेस देन 2 and 30 minutes, मतलब 2.5 hours तक ऑलमोस्ट आपका डिस्कशन यहाँ होना चाहिए। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है यहाँ आपको याद रखना है। ओके, सो एटलीस्ट 50 एमपीज का सपोर्ट होना चाहिए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिवाइस राज्यसभा में नहीं इंट्रोड्यूस हो सकता एडजॉर्नमेंट मोशन, और व्हाई इट इज इंट्रोड्यूस दैट आल्सो वी हैव डिस्कस, एंड द डिस्कशन शुड लास्ट फॉर मिनिमम 2.5 hours, दैट इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर हियर। ओके, अब और भी कुछ कुछ यहाँ रूल्स है एडजॉर्नमेंट मोशन के रिगार्डिंग। ओके, कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं एडजॉर्नमेंट मोशन के रिगार्डिंग। क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है? ओके, कि इफ यू आर इंट्रोड्यूसिंग दिस पर्टिकुलर मोशन देन इट मस्ट रेज द मैटर विच इज डेफिनेट, फैक्चुअल एंड अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। कोई अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर होना चाहिए। ओके, जैसे अपोजिशन एमपीज आर टॉकिंग अबाउट दिस सिक्योरिटी ब्रीच इन लोकसभा, सो दे फील कि दिस इज अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस मैटर, नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है। ओके, सो वी शुड बी डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। कोई वेक मैटर नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंस का ही होना चाहिए, बिकॉज इट्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस, तो उस पर रेस्ट्रिक्शंस काफी सारे हैं। ओके, इट शुड नॉट कवर मोर देन वन मैटर, अगर एक मैटर डिस्कस करना है उतना ही कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मल्टीपल मैटर्स एक ही एडजॉर्नमेंट मोशन के थ्रू है डिस्कस करना चाहते हो। ओके, फिर व्हाई डू यू वांट टू एक्चुअली डिस्कस दैट, कौन सा इशू है ये भी प्रॉपर्ली स्पेसिफाई होना चाहिए आपका। ओके, कोई क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज वहां डिस्कस नहीं होना चाहिए, इसमें रेज नहीं होना चाहिए। ओके, सेशन में अगर ऑलरेडी कोई मैटर डिस्कस हो रहा है, नॉर्मल जो सेशन के शेड्यूल में अगर कोई मैटर ऑलरेडी डिस्कस हो रहा है तो फिर उसको आप इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। ओके, कोई मैटर अगर कोर्ट के कंसिडरेशन के अंडर है, इफ देयर इज अ मैटर दैट इज अंडर द एडजुडिकेशन बाय कोर्ट, तो उसको भी आप डिस्कस नहीं कर सकते। राइट, तो ऐसे काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है दैट वी शुड अंडरस्टैंड ओवर, ये ऐसे रिस्ट्रिक्शंस एडजॉर्नमेंट मोशन में यहाँ पे है। ओके, सो ये प्रीलिम्स के लिए इस बार थोड़ा पढ़ के जाइएगा, दैट्स इंपॉर्टेंट ओवर हियर। अब सेकंड जो एस्पेक्ट, हाँ, और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि सर देयर इज वन मोर मोशन लाइक दिस, कॉलिंग अटेंशन मोशन। ओके, ओके, इवन दिस रेजेस सम सॉर्ट ऑफ मैटर ऑफ इंपॉर्टेंस बिफोर द हाउस। ओके, कॉलिंग अटेंशन मोशन भी क्या करता है, कोई इंपॉर्टेंट मैटर है ये रेज करना चाहता है बिफोर हाउस, और एडजॉर्नमेंट मोशन भी वही करता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है सर? एडजॉर्नमेंट मोशन और इसमें ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि एडजॉर्नमेंट मोशन जो होती है, ओके, इट हैज एन एलिमेंट ऑफ सेंश्योर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। जो कॉलिंग अटेंशन मोशन को वो एलिमेंट ऑफ सेंश्योर नहीं होता है, तो इसलिए एडजॉर्नमेंट मोशन जो है ये इंपॉर्टेंट, इसके बारे में याद रखना कि इट हैज एलिमेंट ऑफ सेंश्योर अगेंस्ट द गवर्नमेंट व्हिच कॉलिंग अटेंशन मोड डजंट हैव। ओके, अदरवाइज बोथ ऑफ देम रेज द मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। ओके, और एडजॉर्नमेंट मोशन जो है आपको से ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है, राज्यसभा के लिए ये अलाउड नहीं है। ओके, दैट्स एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ओवर हियर। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967। ओके, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग दिस, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया, बिकॉज दिस अक्यूज्ड, okay, and those people who had committed this crime of breaching the parliamentary security, now they are booked under the unlawful activities prevention act of 1967। ओके, तो इस अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के कंप्लीट डिटेल एनालिसिस में विल नॉट गो, बट उसकी कुछ प्रोविजंस एज अ स्टूडेंट आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए आपको। ओके, क्या क्या प्रोविजंस है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की? नाउ नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि ये करता क्या है, जो अनलॉफुल एक्टिविटीज होती है इसको प्रिवेंट करता है। ओके, फाइन, बट विच आर अनलॉफुल एक्टिविटीज, कौन सी अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्चुअली है? तो जनरली इस एक्ट में टू एक्टिविटीज आर कंसिडर्ड एज अनलॉफुल। एक, एक्शन रिलेटेड टू द सिसेशन ऑफ अ टेरिटरी। ओके, अगर आप इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के खिलाफ कुछ काम करते हो, ओके, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अनलॉफुल एक्टिविटी। ओके, या फिर कोई टेररिस्ट एक्ट अगर होती है तो उसको भी अनलॉफुल एक्टिविटी क्या है, इसके अंडर माना जाता है। Okay. तो करंटली ऐसे दो इंपॉर्टेंट ऑफेंसेस है जिसको अनलॉफुल एक्टिविटी जो है दैट इज कंसिडर्ड अंडर दिस एक्ट, और फिर ये इस एक्टिविटीज के अक्यूज जो है इस एक्ट के अंडर बुक किया जा सकता है, उनको इस एक्ट के अंडर उनकी इंक्वायरी हो सकती है। ओके, क्या इसके अलावा कुछ एक्टिविटी अनलॉफुल मानी जा सकती है? क्या मानी जा सकता है, बट उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है कि इफ दे वांट टू ऐड एनी अदर एक्टिविटी अंडर द शेड्यूल ऑफ दिस एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डू दैट।
अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि और कोई एक्टिविटीज एक्ट के अंडर ऐड करना चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है, इसको याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पार्लियामेंट की जरूरत नहीं होती है परमिशन, या स्टेट गवर्नमेंट का आपको इसमें कोई उनका तो कुछ होता नहीं है, बट पार्लियामेंट की जरूरत नहीं होती, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ इफ समबडी इज बुक्ड अंडर दिस एक्ट, ओके, तो उनको जो भी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है, अब अनलॉफुल एक्टिविटीज की इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी कौन सी है, याद रखना, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। सो एनआईए जो है, इट इज एम्पावर्ड टू इन्वेस्टिगेट द ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट। तो एनआईए अगर किसी को इसमें अरेस्ट करता है तो दे हैव पावर टू डिटेन दोज पीपल अप टू ऑलमोस्ट 180 days. Okay, without any trial, without any charge also they can detain those people for almost for 180 days. Okay, और फिर एनआईए को यहाँ मैक्सिमम 180 डेज में जनरली उनको चार्जशीट यहाँ फाइल करना होता है। ऑफकोर्स ड्यूरेशन एक्सटेंड किया जा सकता है, बट उनका फर्स्ट ड्यूरेशन जो है 180 डेज का दिया जाता है कि इसमें आप चार्जशीट फाइल करो, और फिर 180 डेज में अगर आपको लगता है कि सस्पेक्ट शुड बी डिटेन, दे कैन डिटेन दैट पर्टिकुलर सस्पेक्ट विदाउट ट्रायल फॉर 180 डेज। ओके, तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर जो है यहाँ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंडर अथॉरिटीज को दिया गया है। ओके, अब किसको इसके अंडर चार्ज किया जा सकता है, फॉरेनर्स भी हो सकते हैं, दे कैन बी चार्ज अंडर दिस, इंडियन नेशनल्स को भी इसके अंदर चार्ज किया जा सकता है। ओके, तो अगर फॉरेनर्स भी आर अक्यूज्ड ऑफ वी कैन से डिस्टर्बिंग द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, कोई सेशन की एक्टिविटी वो करते हैं या टेररिस्ट एक्ट करते हैं, तो उनको भी इसमें चार्ज किया जा सकता है। डेथ पेनल्टी, लाइफ इंप्रिजनमेंट इसमें हाईएस्ट पनिशमेंट होती है। ओके, सो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के देखे। वी हैव डिस्कस्ड, अगेन आई एम टेलिंग, टू कौन से ऑफेंसेस है जिसको अनलॉफुल इसमें कहा जाता है। 180 डेज का चार्जशीट, यहाँ चार्जशीट फाइल करने का मतलब पूरा इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट फाइल करने का इसमें ड्यूरेशन होता है, विच कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर। 180 डेज का डिटेंशन भी हो सकता है। ओके, ऐसा नहीं कि 180 डेज तक ही होगा, उसके आगे भी हो सकता है। ओके, इंडियन फॉरेन नेशनल दोनों भी चार्ज हो सकते हैं। एनआईए जो है, इट हैज पावर टू इन्वेस्टिगेट द ऑफेंसेस अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट। ओके, अब इस एक्ट में 2019 में ओके कुछ अमेंडमेंट किया गया था। ओके, और ये अमेंडमेंट क्या है, इसको थोड़ा आप देख लीजिएगा सबसे पहले कि क्या अमेंडमेंट था। देखिए, 2019 से पहले इस एक्ट में ऑलरेडी देयर वाज अ प्रोविजन कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको गवर्नमेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिजिग्नेट कर सकता था। सी, बिफोर द अमेंडमेंट इटसेल्फ, अमेंडमेंट होने से पहले भी इसमें एक पर्टिकुलर पावर थी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि गवर्नमेंट जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर सकता था अगर उनकी कोई टेररिस्ट के रिगार्डिंग एक्टिविटीज है, टेररिज्म के रिगार्डिंग। ओके, सो डिक्लेरेशन ऑफ पावर था। अब 2019 ने क्या किया, इस एक्ट 2019 के अमेंडमेंट के बाद अब अगर कोई इंडिविजुअल भी है जो अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहा है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, तो इंडिविजुअल को भी एज अ टेररिस्ट अब गवर्नमेंट जो है इसमें डिजिग्नेट कर सकता है। इंडिविजुअल विल बी डिजिग्नेटेड एज अ टेररिस्ट कि ये टेररिस्ट है, तो आपको फिर उसके पीछे सारे एजेंसी जो है काम कर सकती है, उनके बाकी जो बैंक अकाउंट फ्रीज करना, बाकी सब कुछ करना वो गवर्नमेंट कर सकता है। ओके, तो याद रखना, प्रीवियसली ऑलरेडी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का ये था उसमें प्रावधान। अब 2019 के बाद ये टेररिस्ट इंडिविजुअल्स को भी डिजिग्नेट किया जा सकता है, इसको याद रखिएगा। ओके, फाइन। और 2019 का अमेंडमेंट फिर एनआईए को, एनआईए के जो डायरेक्टर जनरल होते हैं उनको पावर देता है कि किसी की प्रॉपर्टी भी वो सीज कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं उसकी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमने देख लिए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर। अब चलो एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है दैट आई विल डिस्प्ले बिफोर यू, प्लीज रीड दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, एंड देन आंसर द गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सिगे consider the following statement with respect to Unlawful Activities Prevention Act. Okay. Under UAPA, both Indian and foreign nationals can be charged. First statement क्या कह रहा है, UAPA के अंदर इंडिया और फॉरेन नेशनल कोई भी हो उनको इसके अंदर बुक किया जा सकता है, चार्ज किया जा सकता है if they are accused. Okay. Organizations as well as individuals can be designated as terrorist under the act. Okay. And it empowers officers of NIA to investigate the cases of terrorism. मतलब NIA इसके अंडर की केसेस जो है टेररिस्ट केसेस जो है इन्वेस्टिगेट कर सकता है। ओके, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, ओनली 1, 2, 3 और नन। ओके, तो अब आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है कि कौन सा एक्चुअली ये पर्टिकुलर करेक्ट है इसमें सेंटेंस। ओके, टेक 10 seconds and give आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अभी हमने डिस्कस किया तो इतना डिफिकल्ट भी नहीं होगा। ओके, तो ऑफकोर्स यहाँ जो आंसर होगा दैट विल बी ऑल 3, ऑल ऑफ देम एक्चुअली आर करेक्ट ओवर हियर। ओके, चलिए
लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ स्मॉल टॉपिक फ्रॉम द GS3 इकोनॉमी। तो मतलब ये एक वी कैन से कंटिन्यूस न्यूज है, लेकिन थोड़ा सा इकोनॉमी में क्या हो रहा है क्या नहीं, ये आपको एज ए यूपीएससी स्टूडेंट जानकारी होनी चाहिए, तभी आप कनेक्ट कर पाते हो काफी डॉट्स इसमें। ओके, तो यहाँ क्या हेडिंग देखिएगा न्यूज की, एक्सपोर्ट श्रिंक अगेन, ट्रेड डिफिसिट नैरोस एज इंपोर्ट्स फॉल फास्टर। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं ये पर्टिकुलर न्यूज, कि देखो इंडिया का ये नवंबर मंथ का डेटा जो है, लास्ट मंथ का, इस डेटा के रिगार्डिंग ये न्यूज है कि नवंबर मंथ में, इंडिया के नवंबर 2023 में हमारा एक्सपोर्ट भी कम हुआ है, ठीक है, इंपोर्ट भी कम हुआ है, एंड आर ओवरऑल ट्रेड डिफिसिट, ऐसा हो सकता है हमें लग सकता है कि सर एक्सपोर्ट हमारा कम होगा तो ट्रेड डिफिसिट बढ़ जाएगा, लेकिन ट्रेड डिफिसिट भी कम हो चुका है। ओके, फाइन। सो दिस इज द अपडेट दैट वी शुड बी नोइंग ओवर हियर। तो बेसिकली ये न्यूज ये कह रहा है कि नवंबर में आर एक्सपोर्ट जो है, इंडिया से जो एक्सपोर्ट गुड्स होते हैं, सर्विसेज होती है, ये 2.83% से कम हुआ है नवंबर में एज कंपेयर टू द अक्टूबर। ओके, और हमारे जो इंपोर्ट्स है ये भी कम हो गए, इनफैक्ट इंपोर्ट जो है ये कम ज्यादा हो चुका है एक्सपोर्ट से, 4.33% जो है, इतने परसेंटेज से कम हो गया हमारे इंपोर्ट। ओके, तो शायद बस अगर एक्सपोर्ट हमारे कम हो जाता, एक्सपोर्ट का वैल्यू अगर हमारा कम हो जाता, तो ट्रेड डिफिसिट बढ़ सकता था, लेकिन हुआ ऐसा है कि एक्सपोर्ट भी कम हो गए और इंपोर्ट तो उससे भी ज्यादा कम हो गया। ओके, तो ओवरऑल जो ट्रेड डिफिसिट है हमारा, ओके, ये तो और कम हो जाएगा। जनरली क्या होगा, अगर व्हाट इज ट्रेड डिफिसिट, आपका एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट का वैल्यू माइनस इंपोर्ट का वैल्यू, ये आपका क्या होता है, ट्रेड डिफिसिट होता है। लेकिन यहां क्या हुआ, एक्सपोर्ट तो हमारे कम हो गए, लेकिन इंपोर्ट इससे भी कम हो गया एक्चुअली, तो इसलिए ट्रेड डिफिसिट जो बढ़ सकता था हमारा, ये बढ़ा नहीं, इनफैक्ट ट्रेड डिफिसिट जो है घट गया है यहाँ। सो ये पर्टिकुलर न्यूज यहाँ कह रही है, तो दिस इज अ कंसर्निंग थिंग ऑफकोर्स। ओके, क्योंकि एक्सपोर्ट अगर कम हो जाते हैं, ट्रेड डिफिसिट कम हो गया, दैट इज फाइन, बट एक्सपोर्ट कम होने के बाद ट्रेड डिफिसिट अगर कम हो रहा है, तो दैट्स नॉट अ गुड न्यूज एज सच, क्योंकि फिर हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है इनको इससे फायदा नहीं होता, उनका एक्सपोर्ट कम हो रहा है। ओके, तो व्हाई दिस इज हैपनिंग, ऑफकोर्स ये एक मंथ के लिए डेटा है, तो ये कोई कंप्लीट ऐसा ट्रेंड है ऐसा नहीं, बट व्हाई दिस हैज एक्चुअली हैपेंड। ओके, इसके कुछ रीजंस एक्चुअली दिए गए हैं। फर्स्ट रीजन ये है कि काफी सारे कंट्रीज में जीडीपी ग्रोथ रेट कम है। ओके, तो अगर आउटसाइड कंट्रीज में जीडीपी ग्रोथ रेट कम है, तो ये बेसिक एस्पेक्ट है इकोनॉमिक्स का, कि हमारे गुड्स के लिए डिमांड भी तो कम होगा ना, बिकॉज देयर जीडीपी ग्रोथ रेट इज लेस, देयर सिटीजन्स इनकम इज दैट्स व्हाई इज लेस, तो हमारे गुड्स की डिमांड भी है वहां कम हो जाएगी, तो एक्सपोर्ट कम होता है। ओके, फिर ओवरऑल जो इंटरेस्ट रेट है बाकी इकोनॉमीज में, ये भी इंटरेस्ट रेट अभी तक कम नहीं हुए हैं। ओके, अगर इंटरेस्ट रेट बाहर की इकोनॉमी में कम हो जाता है, तो फिर क्या होता है, वहां ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी और बढ़ने लगती है, तो इनकम बढ़ने लगता है लोगों का, मगर इंटरेस्ट रेट जो है दैट ये एक्चुअली कम आप कह सकते हो नहीं हुआ है अभी तक। ओके, सो ये दो रीजन यहाँ कह सकते हैं, और तीसरा रीजन ये है हमारा एक्सपोर्ट कम होने का, कि हमारा वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट इंक्रीज हो चुका है, बट वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट हैज डिक्रीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओवरऑल अगर वॉल्यूम देखा जाए एक्सपोर्ट्स का, कितने गुड्स एंड सर्विसेज वी हैव सोल्ड, वो इंक्रीज किया हो चुका है, बट वैल्यू कम हो चुकी है। वैल्यू क्यों कम हो चुकी है, बिकॉज वट एवर थिंग वी आर एक्सपोर्टिंग नाउ, ये हम लोअर प्राइस पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे लोअर प्राइस और लोअर डिमांड है, इसलिए तो बिकॉज हमारा लोअर प्राइस पे एक्सपोर्ट हो रहा है, इसलिए वैल्यू कम हो चुकी है एक्सपोर्ट की, वॉल्यूम भले ही बढ़ा। ओके, तो इसलिए हमें दिखता है कि एक्सपोर्ट हैज गॉन डाउन सच। ओके, चलिए, तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट वी शुड नो ओवर हियर। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट न्यूज। अब हमने देखिएगा, वी हैव डिस्कस द बेसिक पॉलिटी न्यूज ऑल्सो, फिर हमने एक लॉ के रिगार्डिंग यूएपीए भी डिस्कस कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू, फिर हमने जीएस इकोनॉमी के थ्री रिगार्डिंग एक अपडेट भी डिस्कस किया है, तो कॉम्प्रिहेंसिवली वी आर ट्राइंग टू कवर थिंग्स। अब हम इंटरनेशनल रिलेशंस में एक न्यूज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और उसके बाद वही इंटरनेशनल रिलेशंस का एक कंप्लीट आर्टिकल भी एडिटोरियल डिस्कस करने वाले। तो व्हाट इज द न्यूज नाउ, कि न्यूज ये है कि देखो, सबसे पहले तो आप समझ लीजिएगा कि 2019 में मॉलडीव्स और इंडिया के बीच में वन MOU was signed, memorandum of understanding जिसको कहते हैं, that was actually signed. Okay, और what was that MOU? That was regarding the hydrographic survey. ओके, हाइड्रोग्राफिक सर्वे मतलब क्या होता है, जो मॉलडीव्स के अराउंड जो ओशन वाटर्स है, ओके, इस ओशन वाटर का सर्वे किया जाता है। ओके, अब इससे क्या होता है एक्चुअली, इस सर्वे से
इस सर्विस से बेटर नेविगेशन रूट्स है ये पता चलते हैं, कौन से नेविगेशन रूट्स हो सकते हैं, नेविगेशन रूट्स आप अपडेट कर सकते हो। ओके, ओवरऑल शिप्स फिर अच्छे से वहां से आपको ट्रैवल कर सकता है, नेविगेट कर सकता है। तो नेविगेट्स रूट्स यहाँ अपडेट होना, फिर ओवरऑल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग भी इंपॉर्टेंट होता है, ब्ली इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, दैट इज हाइड्रोग्राफिक सर्वे। तो ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो है ये ज्वाइंटली किया जाएगा मालदीव्स और इंडिया द्वारा। ये 2019 में एक एमओयू साइन हुआ। और करता कौन ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे? ये करता है मालदीव की डिफेंस फोर्सेस प्लस इंडियन नेवी। इंडियन नेवी और मालदीव की डिफेंस फोर्सेस, इनका ये ज्वाइंट ऑपरेशन एक्चुअली होता है। ओके, तो 2019 में जब एमओयू साइन हुआ था ये, तो 2021 में भी ऐसा सर्वे हुआ था, दोनों डिफेंस सर्विस फोर्सेस ने किया था। ओके, नेवी, हमारी नेवी और उनकी डिफेंस फोर्स। फिर 2022 में भी ये सर्वे हुआ था। अभी जनवरी से फरवरी 2023 में ऑल्सो दिस सर्वे हैड हैपेंड। ओके, तो ये जो एमओयू है ये, हम अगर देखा जाए तो 21, 22, 23 तक ये सर्वे हुए हैं साइन होने के बाद। बट अब ये अपडेट है मालदीव्स के द्वारा कि इसके बाद 2024 में नाउ दे आर नॉट गोइंग टू रिन्यू दिस एग्रीमेंट। फिर से 2024 में ये ज्वाइंट सर्वे वो नहीं करना चाहते, दे डू नॉट वांट टू रिन्यू दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट। ओके, तो काइंड ऑफ एक कंसर्निंग न्यूज है इंडिया के लिए ये। ओके, और इसका कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिएगा आप क्या है। व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट? कि मालदीव्स के जो अपोजिशन लीडर है अब्दुल्ला यामीन, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे और अपोजिशन लीडर है लेट्स से अब्दुल्ला यामीन, तो उनके लीडरशिप के अंडर पिछले कुछ सालों के अंदर देयर इज अ कैंपेन दैट इज गोइंग ऑन इन मालदीव्स। उसको कहा जाता है इंडिया आउट कैंपेन। ये इंडिया आउट कैंपेन जो है ना, ये मालदीव्स में चल रहा है। ओके, और उस वजह से वहां के गवर्नमेंट पे काफी प्रेशर है। एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी इसका। इंडिया आउट कैंपेन क्या है कि वहां अक्यूज किया जा रहा है कि इंडिया काफी इंटरफेयर कर रहा है मालदीव्स में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, और स्पेशली हमारी फोर्सेस वहां इंडिया में है, मालदीव्स में है इंडियन फोर्सेस। ओके, तो ये इंडियन फोर्सेस और बाकी इंडियन इन्फ्लुएंस है, ये सब मालदीव से हटना चाहिए, इसलिए दिस कैंपेन इज गोइंग ऑन। तो इस पॉलिटिकल कैंपेन का कहीं ना कहीं फॉलो आउट हमें दिखने लगा है, ऐसा लगता है। ओके, वेयर नाउ दे डोंट वांट टू साइन सच काइंड ऑफ एमयूज। ओके, लास्ट कुछ दिनों में मालदीव्स के प्रेसिडेंट है, उन्होंने और एक अनाउंसमेंट की थी। व्हाट इज दैट? कि इंडिया जो है, इंडिया इज गोइंग टू विड्रॉ इट्स फोर्सेस फ्रॉम मालदीव्स। हमारे कुछ फोर्सेस का प्रेजेंस है मालदीव्स में, तो उनका यह अनाउंसमेंट था कि इंडिया ने एग्री किया है कि इंडिया फोर्सेस अपनी जो है विड्रॉ करने वाला है। ओके, तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में देखने का काफी इंपॉर्टेंट है। अब आगे इंडिया मालदीव रिलेशन पे इसके क्या फॉलो आउट होगा, दैट विल डिस्कस फर्दर। ओके, आगे वो डिस्कस होगा जैसे जैसे इस पे और न्यूज डेवलप होती जाएगी। ओके, लेकिन इसको पर्टिकुलर एस्पेक्ट को यहाँ पे याद रखिएगा। ओके, फाइन। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ओके, और एक काफी कॉन्क्रीट पॉइंट्स इस आर्टिकल में दिया है जो आपको एग्जाम में ऑलरेडी मेंस में काफी यूज हो सकता है। दैट्स व्हाई आई हैव ब्रॉट ओवर हियर। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि इफ यू आर रीडिंग समथिंग, ओके, दैट व्हाई यू आर रीडिंग दैट, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर ये आर्टिकल मैंने आज सिलेक्ट किया है तो व्हाई, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस आर्टिकल। ओके, ऐसा और भी एक आर्टिकल एडिटोरियल में था दूसरा, बट आई फेल कि इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। उसमें जो पॉइंट्स लिखे गए वो शायद रिपीटेड है काफी और ना ही इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, तो दैट्स व्हाई वी डिड नॉट सिलेक्ट दैट। अब यह आर्टिकल क्या देखेगा? अ टाइम ऑनर्ड कनेक्ट दैट विल हेल्प ब्रिज द गल्फ। ओके, तो ये आर्टिकल है इंडिया एंड ओमान रिलेशन पे। ओके, और स्पेशली इसमें ओमान का सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए और ओवरऑल वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए, ये काफी अच्छे से यहाँ ये रिटायर्ड कर्नल जो है राजीव अग्रवाल जी, इन्होंने बताया है। ओके, सो लेट डिस्कस दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। नाउ व्हाई दिस आर्टिकल देयर इन द न्यूज़पेपर? किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ ऑथर ये डिस्कस कर रहे हैं? दैट इज बिकॉज टुडे ऑन डिसम्बर 16 सुल्तान ऑफ ओमान हैतम बिन तारिक, हैतम बिन तारिक जो सुल्तान ऑफ ओमान है, ही इज गोइंग टू विजिट इंडिया टुडे। ओके, फाइन। तो व्हेन ही बिकेम सुल्तान 2020 में वो सुल्तान बने थे वहां उनके ओमान के, तो उसके बाद उनका ये फर्स्ट विजिट इंडिया। ओके, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट न्यूज और उस कॉन्टेक्स्ट में दिस आर्टिकल इज देयर। बैक इन 2018 आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आल्सो हैड विजिटेड ओमान दैट टाइम। उस वक्त भी काफी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हमारे साइन हुए थे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ऑथर का कहना है कि मालदीव जो है, सॉरी यह ओमान जो है, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हो कि गेटवे टुवर्ड द वेस्ट एशिया। ओके, तो देखते हैं अब कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ, ये सारा सिग्निफिकेंस आई हैव एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द आर्टिकल इटसेल्फ। सो हम आर्टिकल का ही कंटेंट डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ओमान फॉर इंडिया? सबसे पहले तो काफी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसका लोकेशन के वजह से इंडिया को है, मालदीव्स का। कैसे लोकेशन की वजह से? आई विल शो यू मैप ओवर हियर। ओके, सो यू कैन सी ओमान ओवर हियर, राइट राइट, और यहां कहीं ना कहीं इंडिया है। फिर अब ओमान का एरिया अगर देखिए तो इसको, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फोर्ट्स यहाँ गल्फ ऑफ ओमान में है।
जहां से हमें कनेक्टिविटी मिलती है पर्शियन गल्फ को, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स यहाँ अरेबियन सी को भी फेस करते हैं। okay. और फिर ये अगर आप देखा जाए तो दिस ओमान हैज सर्टेन इंपॉर्टेंट फूड्स विच आर इंपॉर्टेंट पोर्ट्स विच आर एक्चुअली देयर फेसिंग गल्फ ऑफ ओमान आल्सो एंड अरेबियन सी आल्सो। ओके, तो इस सारे एरिया में ओमान फॉर सी नेविगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये स्ट्रेटेजी काफी लोकेशनल इसका इंपॉर्टेंस है। ओके, और आगे यहां से फिर अगर आपको यू विल हैव टू गो टू रेड सी आल्सो। ओके, वन उसके सिक्योरिटी के भी यहाँ ओमान काफी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ सी नेविगेशन की रिगार्डिंग इसका काफी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। और अगर गल्फ कंट्रीज में देखा जाए तो ये इंडिया से क्लोजेस्ट कंट्री है, दिस इज क्लोजेस्ट कंट्री फ्रॉम इंडिया। ओके, एंड फ्रॉम विच इट हैज एक्सेस टू द गल्फ ऑफ ओमान एंड अरेबियन सी आल्सो। तो जो हम स्ट्रेटेजिक ट्रायो गए थे हमारी, ओके, इन मिडल ईस्ट या वेस्ट एशिया में जो स्ट्रेटेजिक ट्रायो होती है हमारी, उसमें एक होता है सऊदी अरेबिया, दूसरा है यूएई और तीसरा है ओमान, उसको कंप्लीट करता है। स्ट्रेटेजिक ट्रायो एक्चुअली हमारा है जो हमारे रिलेशंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। ओके, सो दैट इज फर्स्ट लोकेशनल, इसका एडवांटेज हमारे लिए। ओके, सेकंड है मॉलडीव्स की जो रूलिंग फैमिली है, वहां की जो सुल्तान की फैमिली है, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखना हिस्टोरिकली इनका इंडिया के प्रति एटीट्यूड काफी अच्छा रहा है। दे आर हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद इंडिया एक्चुअली। तो उनके सुल्तान, इससे पहले के जो सुल्तान थे, दे ही हैड आल्सो कॉल्ड अप मेनी इंडियन प्रोफेशनल्स दैट टाइम टू अंडरटेक प्रोजेक्ट्स इन द मालदीव्स, सॉरी, टू अंडरटेक प्रोजेक्ट्स इन द ओमान। तो दे हैव वेरी फेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स द ओमान, टुवर्ड्स द इंडिया ओवर हियर। फिर इंडियन डायस्पोरा की रिगार्डिंग आल्सो ओमान इज वेरी इंपॉर्टेंट। अराउंड 7 लाख इंडियन पीपल आर देयर इन ओमान। हमें पता ही, आपको पता ही होगा, आपको हमारा मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन डायस्पोरा, तो उसमें ओमान इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अराउंड 7 लाख इंडियन डायस्पोरा है लिव्स ओवर देयर। ओके, और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहां देखना, ड्यूरिंग कोल्ड वॉर हो, ओके, या उसके बाद भी कुछ ईयर्स में अगर आप मिडिल ईस्ट कंट्रीज देखना, सो दे वर मोर फेवरिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान, तो ज्यादा फेवरेबल उनका एटीट्यूड पाकिस्तान की तरफ था। ओके, कुछ कंट्रीज के डोर्स काइंड सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हो इंडिया के लिए क्लोज थे, अभी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे कोल्ड वॉर इरा में उस टाइम पे ये हो रहा था। इवन ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो, आउट ऑफ ऑल द कंट्रीज, ओमान जो है स्टिल वॉज सपोर्टिंग इंडिया। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ओमान का इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए। ओके, और फिर इंटरनेशनल एस्पेक्ट में ओवरऑल मिडल ईस्ट में पीस बना रहे सर। ओके, अब मिडल ईस्ट में इशू क्या है देखिएगा, मिडल ईस्ट में यूएसए एंड ईरान का एक कॉन्फ्लिक्ट है, ट्रेडिशनल, दैट वी नो। फिर मिडिल ईस्ट में और एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ओके, वर्सेस यहां कतार का कॉन्फ्लिक्ट है। फिर मिडिल ईस्ट में और एक इजराइल वर्सेस अदर अरब कंट्रीज का एक्चुअली इशू है, कॉन्फ्लिक्ट है। ओके, तो एज सच कहा जाए तो दिस इज अ वेरी हॉट बेड, और यहां कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट इस तरीके से हो सकते हैं, और इसका सीधा इफेक्ट इंडिया पे होता है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का। वाई? बिकॉज इंडियन पीपल आर वर्किंग ओवर देयर, तो वहां अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमें फिर ऑपरेशंस लॉन्च करने पड़ती है इन ऑर्डर टू इवैक्यूएट इंडियंस। ओके, दूसरा अगर देखा जाए तो ऑयल के लिए, नेचुरल गैस के लिए वो कंट्रीज हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट्स के लिए वो कंट्री काफी इंपॉर्टेंट है, तो वहां अगर पीस बना रहता है इन सारे एरिया में, ओके, तो इंडिया को इसका फायदा होता है, और वो पीस वहां क्रिएट करने के लिए ओमान काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ओमान हैज ऑलवेज क्रिएटेड अ बैलेंसिंग एक्ट इन द वेस्ट एशिया। जब यूएस और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो उस टाइम ऑल्सो ओमान ने ट्राई किया था कि वो कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा एस्केलेट ना हुआ। ओके, जब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और कतार का डिप्लोमेटिक स्टैंड अप हुआ था, उस वक्त ओमान हैड ट्राइड, ओके, कि कतार को कंप्लीटली सीवर या ब्रेक ना करे ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल विद रिस्पेक्ट टू रिलेशंस। ओके, इसी तरीके से इजराइल की अगर रिलेशंस देखा जाए तो इजराइल ने अब कुछ साल पहले आपको कुछ अब्राहम अकॉर्ड साइन किए थे, तो उससे पहले ही ओमान को विजिट किया था इजराइल के प्रेसिडेंट ने। ओके, तो कहीं ना कहीं ये बैलेंसिंग एक्ट या पीसफुल एक्ट क्रिएट करने का ओमान उस पर्टिकुलर जगह पे ट्राई करता है, जिसका सीधा फायदा इंडिया को होता है। ओके, सो बाकी एस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो इंडिया ओमान की एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पिछले मनमोहन सिंह जी, उनके टाइम पे 2018 में वी हैड साइन दिस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इस बार अगर देखा जाए तो इंडिया वाज द प्रेसिडेंट ऑफ G20, तो ओमान इज नॉट अ पार्ट ऑफ G20, लेकिन ओमान इज अमंग फ्यू कंट्रीज विच वर इन्वाइटेड बाय इंडिया एज अ गेस्ट कंट्री। तो G20 प्रेसिडेंसी के अंडर एज अ गेस्ट कंट्री जो है, कुछ कंट्रीज को इंडिया ने बुलाया था, उसमें ओमान को बुलाया था एक्चुअली। तो ये इंपॉर्टेंस बताता है ओमान का इंडिया के लिए। हमारा काफी अच्छा मिलिट्री कोऑपरेशन भी है ओमान के साथ,
Okay. So it is only Gulf country with which all three forces of India are having joint exercises. नेवी की भी उनके नेवी के साथ joint exercise होता है, आर्मी का भी होता है और एयरफोर्स का भी होता है. ओके. फिर इंडियन मिलिट्रीज के कभी कभी एयरक्राफ्ट्स को भी ट्रांजिट प्रोवाइड करता है अपने वहां एयर स्पेस के थ्रू ओमान. तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एस्पेक्ट है दैट वी शुड बी नोइंग ओवर हियर. ओके. फिर हमारे अच्छे इकोनॉमिक रिलेशनशिप भी है ओमान के साथ. ऑलमोस्ट 12 बिलियन का हमारा ट्रेड होता है उनके साथ. ओके. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है हमारी क्रूड ऑयल के लिए. हम इंडिया जो है क्रूड ऑयल के लिए ओमान का सेकंड लार्जेस्ट मार्केट. सबसे ज्यादा वो चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं, फिर इंडिया को एक्सपोर्ट करते हैं. ओके. तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो इंडिया ओमान रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर. ओके. ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ इंडिया ओमान रिलेशंस ओवर हियर. फाइन. और भी कुछ कुछ एस्पेक्ट इसके हमें डिस्कस करना है. विल डिस्कस फ्यू मोर एस्पेक्ट. ओके. चलो तब तक मुझे आप कमेंट सेक्शन में एक चीज बताइए. प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि ये इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर के बारे में आप क्या जानते हैं. प्लीज टेल मी दैट पर्टिकुलर थिंग. ओके. सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडिया ओमान रिलेशंस. फ्यूचर में देखो ये हमारे पास क्या प्रोस्पेक्ट है ये रिलेशंस के. ओके. तो फर्स्ट प्रोस्पेक्ट इन द फ्यूचर इज दैट कि वी माइट बी हैविंग मोर कोऑपरेशन इन द स्पेस. इसके रिगार्डिंग हमारा ऑलरेडी एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ था. ओके. सेकंड, जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स का एक्सप्लोरेशन है इसके रिगार्डिंग भी हमारा कुछ एग्रीमेंट हो सकता है कि जॉइंट हम एक्सप्लोर करें रेयर अर्थ मेटल्स इन द सी बेड ओवर देयर. ओके. फिर अब आपको पता होगा कि ये प्रपोज कॉरिडोर है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर. ओके. तो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है दैट ये कॉरिडोर क्या करता है इंडिया को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है सीधे यूरोप के साथ. एंड दिस कॉरिडोर विल ऑफकोर्स गो थ्रू व्हाट, इट विल गो थ्रू द मिडल ईस्ट. तो इसके बारे में ऑलरेडी एक ऑलमोस्ट 1 मंथ बिफोर आई हैड मेड अ करंट अफेयर्स वीडियो, तो इसमें मैंने डिस्कस भी किया था इसको. ओके. तो इस कॉरिडोर में भी ओके और इसका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन में भी ओमान काफी हमें हेल्पफुल हो सकता है बिकॉज ओमान अगेन कंट्री इज हियर. तो ये काफी हेल्पफुल जो है इस कॉरिडोर को इंप्लीमेंट करने में हमें हो सकता है. ओके. अपार्ट फ्रॉम दैट एक प्रपोज गैस पाइपलाइन है ओमान से लेके इंडिया तक. दिस इज अ प्रपोज गैस पाइपलाइन. देर इज एन वी कैन से एक पर्टिकुलर कंसोर्टियम है दैट इज कॉल्ड एज साउथ एशिया गैस एंटरप्राइज. ओके. सो एक प्राइवेट कंसोर्टियम है, प्राइवेट ग्रुप है. ओके. और इस प्राइवेट ग्रुप के अंडर एक 1400 किलोमीटर की ऑलमोस्ट अंडर सी गैस पाइपलाइन का प्रपोजल है 1400 किलोमीटर का जो होगा ओमान से गुजरात तक. ओके. ऑलमोस्ट 1300 टू 1400 अराउंड 1400 किलोमीटर का ये गैस पाइपलाइन एक्चुअली है. ओके. राइट. तो ये एक फ्यूचर काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हो सकता है. तो दैट्स वाई फ्यूचर में भी देखा जाए या पास्ट में देखो या करंट में देखना, ओमान एज सच country is very important for India. Okay. So both the countries as such call themselves as the ambassadors of peace and enjoy goodwill among each other and among world also. With each other also they enjoy goodwill and among world also. Okay. और ओमान की अगर हम पूरा एस्पेक्ट अभी तक देखा होगा तो यू विल अंडरस्टैंड कि इंडिया का ये गेटवे टू द वेस्ट एशिया. सो इसलिए उनका जो विजिट है उनके प्रेसिडेंट का जो आज हो रहा है, उनके सुल्तान का जो आज विजिट हो रहा है इंडिया के साथ, दिस हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस. ओके. चलिए, सो इसी के साथ इस पर्टिकुलर वीडियो को एंड करते हैं. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट.